हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर जिसमें कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। टोटल इसमें 50+ क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक से। और इस सेशन के बाद आपका जो ये टॉपिक होगा, ये आपने 2004 से अगर 17 के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से मिला होगा। तो आज के सेशन से आपके ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाने वाला है और ऑप्शन के ज़रिए जो बच जाता है वो आपकी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए तो ज़रूर से ही कवर हो जाता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाने वाले हैं इस सेशन के बाद इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम? कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? आंसर करिए, कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का प्रिंसिपल है? दो ऑप्शन आपने देख लिया यहाँ पे, ये दोनों ही प्रिंसिपल नहीं है डबल इंटरेस्ट सिस्टम का। बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ। अब ये दो ऑप्शन आप देखिए और बताइए कि क्या ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम का प्रिंसिपल है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राप्त करता है नामे, प्रदाता है जमा, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत जो हैं वो इस प्रकार से हैं। 3 सिद्धांत हैं। व्यक्तिगत खाते के लिए जो नियम होता है वो होता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। वास्तविक खाते के लिए जो नियम होता है वो होता है, आने वाली वस्तुओं के लिए डेबिट और जाने वाली वस्तुओं के लिए क्रेडिट किया जाता है। और तीसरा एक नियम होता है अवास्तविक खाते का। इसमें व्ययों और हानियों के लिए डेबिट होता है और लाभ और प्राप्तियों के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो आई होप ये तीनों नियम आपके क्लियर हो गए हैं। अब इन तीनों नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10,000 रुपये मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देन का समायोजन किया जाता है। किसमें किया जाएगा? If goods worth rupees 10,000 are sold on the basis of sale on approval, the adjustment of this transaction on the date of accounting is done in। आपका सही जवाब होगा स्टॉक में भी, सेल्स में भी, डेप्टर्स में भी यानी देनदारों में। तो ये सारे ही सही होंगे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। यदि 10,000 रुपये मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय यानी सेल ऑन अप्रूवल के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इसे लेन देन का समायोजन विक्रय, स्टॉक और देनदारों इन सभी में से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following account will be debited if purchase of goods are made on credit? यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो इनमें से कौन सा खाता नामे किया जाएगा? आंसर करिए। सही जवाब होगा परचेस, क्रय खाता। ऑप्शन डी, यदि कोई माल उधार क्रय किया जाता है तो क्रय खाते जो हैं वो नामे किए जाते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट। तो ये है फॉर्मेट, परचेज अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू एबीसी अकाउंट बीइंग परचेज फ्रॉम एबीसी। यदि कोई माल उधार विक्रय किया जाता है तो विक्रय खाता जो है वो क्रेडिट किया जाता है, जमा किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। अब एक यहाँ पे नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नगद क्रय और विक्रय का लेखा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है। कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते में, ड्राइंग अकाउंट आहरण खाते में। ये दोनों ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी होगा। यहाँ पे हिंदी में आपको ए और सी दोनों दिख रहा होगा लेकिन सही जवाब है बी और सी।
प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को पूंजी खाते में आहरण खाते में डेबिट किया जाता है। पूंजी खाते में और आहरण खाते में, बी और सी। तो ये है फॉर्मेट। ड्रॉइंग अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स। सही जवाब होगा आपका ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण, फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने की बातचीत, कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, ग्राहकों को बातचीत। तो ये सभी सम्मिलित हैं। सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। व्यक्तिगत विक्रय का वो विधि है जिसमें कि क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर के क्रय विक्रय करते हैं। इसके अंतर्गत विक्रेता अपने उत्पाद को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसकी विशेषता का वर्णन करता है और संभावित क्रेता के संदेह को दूर करने उसको पूरी तरह से संतुष्ट करता है। व्यक्तिगत विक्रय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है: प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, वस्तुओं का विक्रय, मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण, संचार का एक तरीका, सामाजिक व्यवहार, सृजनात्मक कला, संदेह का तत्काल समाधान और मौलिक वार्तालाप। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। किस पर लक्षित नहीं होता है? पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। आपका सही आंसर होगा मास ऑडियंसेस, अधिसंख्य श्रोताओं पर लक्षित नहीं होता है पर्सनल सेलिंग। ऑप्शन ए। व्यक्तिगत विक्रय समस्त विपणन कार्यक्रम को संचालित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। विक्रय के अन्य तरीकों में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका वैयक्तिक विक्रय होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त प्रयत्न वास्तविक क्रेता और भावी क्रेता पर केंद्रित किए जाते हैं। वैयक्तिक विक्रय में क्रेता विक्रेता आमने सामने होते हैं और वस्तु का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्रेता अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान प्रत्यक्ष रूप से क्रेता से कर सकता है। व्यक्तिगत विक्रय इन पर लक्षित होते हैं। किस पर? व्यक्तिगत संपर्क पर, दो तरफा संप्रेषण पर, तुरंत प्रतिपुष्टि पर, समस्त प्रयत्न वास्तविक तथा भावी क्रेता पर, शंकाओं के तुरंत समाधान पर, लोचदार विक्रय व्यवस्था पर और ग्राहकों की सेवा पर। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत विक्रय अधिसंख्य श्रोताओं पर लक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इसमें कौन से शामिल नहीं है? अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। आपका सही जवाब होगा सिंप्लीफाइंग, सरलीकृत करना। ये लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। लेखांकन प्रक्रिया से अभिप्राय लेन देनों के अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग करने, सारांश तैयार करने, समराइजिंग यानी तलपट वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लेखांकन के कार्यविधि के अनुक्रम से होता है। तो लेखांकन की प्रक्रिया को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ये है प्रक्रिया लेखांकन का। लेखांकन की प्रक्रिया, वित्तीय लेन देनों का पहचान होता है यानी आइडेंटिफिकेशन, प्रमाणक बनाना होता है, लेन देनों का अभिलेखन जनरल, लेन देनों का वर्गीकरण या खाता बही में लिखना, तलपट तैयार करना, व्यापार और लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा, विश्लेषण एवं निर्वचन और उपयोगकर्ताओं में संवहन। तो ये है पूरा प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस जो है वो लेखांकन का है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, प्रमाणक बनाना, लेन देनों का अभिलेखन जनरल, लेन देनों का वर्गीकरण या खाता बही में लिखना, तलपट तैयार करना, व्यापार और लाभ हानि खाता, चिट्ठा, विश्लेषण एवं निर्वचन, उपयोगकर्ता में संवहन। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि सिंप्लीफाइंग यानी सरलीकृत करना लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाम मात्र खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट? कौन है इसमें नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट? आपका सही जवाब होगा
इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज खाता, ये नाम मात्र खाता है, ठीक है, ये नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट अकाउंट। अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आय व्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्ययों और आयों अथवा लाभ हानि से संबंध रखते हैं। अवास्तविक खातों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। वेतन खाता, मजदूरी खाता, कमीशन खाता, बट्टा खाता, बीमा प्रीमियम खाता और ब्याज खाता, ये सारे नाम मात्र खाता की श्रेणी में आते हैं, जबकि उपार्जित ब्याज खाता, उद्दत ब्याज खाता और पूर्वदत्त ब्याज खाता ये व्यक्तिगत खाता के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन सही होते हैं या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप कई बार कर चुके हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट किया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं, इससे इंटरेस्ट बना रहता है मेरा भी और आपका भी। मुझे भी ये लगता है कि चलिए आप लोग यूज़फुल है आप लोग के लिए, या फिर आप किस प्रकार से आपकी तैयारी है। वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। Making the provision for bad and doubtful debts in anticipation of actual bad debts is on the basis of, आंसर करिए। सही जवाब होगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा। वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार व्यवसाय की रूढ़िवादिता का सिद्धांत होता है। ये परंपरा किसी व्यवसाय में किसी भी लाभ को तब तक रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि लाभ प्राप्त ना हो जाए, यानी यहाँ संभावित लाभ के लिए स्थान नहीं है, लेकिन संभावित हानियों के लिए पहले से प्रावधान करना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल अकाउंट इज, नाम मात्र खाता इनमें से कौन सा है? वेजेस अकाउंट, मजदूरी खाता, ये नाम मात्र खाता है। मजदूरी खाता एक नाम मात्र खाता होता है। नाम मात्र खाते में सभी प्रकार के खर्चों और आयों के साथ लाभ और हानियों को भी शामिल किया जाता है। पेटेंट एक अमूर्त खाता है और ये अमूर्त वास्तविक खाता है, और अग्रिम खाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते हैं। तो इससे ज्ञात हो कि सामान्यतः खाते जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। अगला क्वेश्चन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है। किस खाते का ये नियम है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रूल ऑफ, सही जवाब होगा आपका पर्सनल अकाउंट का ये नियम है, व्यक्तिगत खाते का। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नियम व्यक्तिगत खाते का नियम होता है, ये गोल्डन रूल का नियम है, ठीक है। 2 नियम और हैं, 2 अन्य नियम। वास्तविक खाते का नियम होता है डेबिट वाइट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट वाइट गोज आउट बिजनेस। और नाम मात्र खाते का जो नियम है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये दोनों भी नियम आपको मालूम चल गया। अब आपसे अगला क्वेश्चन अगर बनेगा कभी एग्जाम में तो आप इसका भी आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गैप, GAAP आवश्यक है, गैप रिक्वायर्ड टू, किस लिए आवश्यक है? आंसर करिए। सही जवाब होगा ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग, लेखांकन में वैश्विक संयोजन के लिए आवश्यक है, GAAP, ठीक है। ऑप्शन ए। गैप यानी, गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका निर्माण लेखांकन में वैश्विक स्तर पर सामंजस्य बैठाने के लिए किया गया था। ये वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आमतौर पर अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन नियमों और मानकों का एक संग्रह होता है, जिसका संक्षिप्त नाम जो है वो गैप है, GAAP। इसमें विनिर्देशों में अवधारणाओं और सिद्धांतों की परिभाषाएं, साथ ही उपयोग विशिष्ट नियम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है? विच एमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, कौन आता है? आंसर करिए। आपका सही आंसर होगा
अशोध्य ऋण की वापसी, बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। ऑप्शन ए। नाम मात्र खाते वो खाते होते हैं जो कि आय, लाभ, हानि और खर्च से संबंधित होते हैं। तो जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन है अशोध्य ऋण वापसी नाम मात्र खाता है, जबकि बैंक खाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, बिल भुगतान खाता एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, आहरण खाता भी एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, साथ ही अग्रिम कमीशन भी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। तो क्लियर हो गया आपके सारे ऑप्शन के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डेबिट सभी व्यय और हानियां, क्रेडिट सभी लाभ या आय। तो ये सूत्र किसके लिए लागू होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स और इनकम। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, ये नियम आपने अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, तो इस ऑप्शन को देख के आंसर तो आप तुरंत ही कर जाएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन ई, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल खाते के नियम है ये। नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता वो खाता होता है जो कि आय, व्यय, हानि, लाभ से संबंधित होता है। तो इस खाते के अंतर्गत खातों को डेबिट और क्रेडिट करने का नियम होता है। डेबिट का होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट मैच द कॉलम। ये है लिस्ट फर्स्ट और ये है लिस्ट सेकंड। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये उसके प्रावधान है। तो किसमें कौन से प्रावधान है वो आपको बतानी है। AS1 का क्या प्रावधान है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटन। AS3 का प्रावधान है रोकड़ प्रवाह। ऑप्शन 4, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। AS10 का प्रावधान होता है स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। और AS19 का प्रावधान होता है लीज और उनके लेखांकन, लीज एंड इट्स अकाउंटिंग। तो सही जवाब होगा आपका जो कि ऑप्शन में दिए नहीं गए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सही जवाब होगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। AS1 होता है लेखांकन नीतियों का प्रकटन, AS3 रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, AS10 स्थायी संपत्तियों का लेखांकन और AS19 लीज और उनके लेखांकन होता है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों को पूर्वानुमान ना करें। ये कथन किस अवधारणा पर आधारित है? मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। सही जवाब होगा आपका कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी, रूढ़िवादिता की प्रथा के अनुसार व्यवसाय में होने वाली सभी संभावित हानियों के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य में होने वाले लाभ के लिए कोई व्यवस्था ना करें, जैसे स्टॉक का मूल्यांकन, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसूली खाता है, इनमें से कौन सा वसूली खाता है? नाम मात्र का खाता। ऑप्शन बी, वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट एक नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके अंतर्गत फर्म के समापन की दशा में वसूली से संबंधित लेखा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। सही जवाब होगा आपका कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी। ऑप्शन डी, कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी।
सामान्यतः लेनदारों से आशय उन व्यक्तियों या संस्थाओं से होता है जिसके प्रति कंपनी के कुछ दायित्व या फिर देनदारियां होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लेनदार चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में लेनदारों के भुगतान स्वरूप रोकड़ में कमी आती है, साथ ही साथ दायित्व की मात्रा में भी कमी होती है। लेनदार के भुगतान स्वरूप कुल दायित्व और कुल संपत्तियों में कमी आती है। ऑप्शन डी, कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन है इनमें से? दोहरा लेखा प्रणाली को, डबल एंट्री सिस्टम को, इसका जो सिद्धांत है उसको पहली बार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? सही जवाब होगा लुकास पेसियोली। डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों को पहली बार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं लुकास पेसियोली महोदय। इन्होंने 1494 में इटली के वेनिस शहर में दोहरा लेखा प्रणाली नाम से एक लेख प्रकाशित किया था, जिसे द्विअंकन पुस्तपालन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली बही खाता और वित्तीय लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रणाली होती है। ये प्रणाली मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप अथवा पहलू होते हैं, जैसे एक लाभ पाने वाला और दूसरा लाभ देने वाला। वस्तुतः इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के एक पक्ष को डेबिट नाम और दूसरे पक्ष को क्रेडिट यानी जमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ है कहाँ से? अभी आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ऑप्शन बी, इटली में, इटली के वेनिस में। डबल एंट्री सिस्टम का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो सर्वप्रथम इटली के वेनिस शहर में 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा किया गया। उनके द्वारा रचित पुस्तक डी कंप्यूटिस सेट स्क्रिप्चरिस में पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली पर लेख प्रकाशित हुआ था, तो इन्हें लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है, लुकास पेसियोली को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति, सही जवाब होगा क्रय। क्रय चल संपत्ति नहीं है। पूर्वदत्त व्यय है, लेनदार है, स्टॉक है, लेकिन क्रय जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी। सामान्यतः चल संपत्ति का आशय मतलब ऐसी संपत्तियों से होता है जो कि एक दूसरे में रोकड़ में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत हस्तस्थ रोकड़, बैंक रोकड़, देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय, बाजार प्रतिभूति, प्राप्य विपत्र और अल्पकालीन विनियोग को भी शामिल किया जाता है। तो इससे स्पष्ट ये हो गया है कि क्रय को चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संबंधित खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि में क्या डेबिट किया जाता है? ब्याज खाता की ब्याज संदेह खाता, विक्रेता खाता या सारे ही? सही जवाब होगा सभी। ब्याज खाता, ब्याज संदेह खाता और विक्रेता खाता। ऑप्शन डी। क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से ब्याज संदेह खाता यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है, यानी एसेट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, interest account debit record to seller account, so being assets and interest suspenses account debit to seller account। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत ब्याज संदेह खाता यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक व्यवसायिक क्रिया नहीं है? कौन सी एक व्यवसायिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए, एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेच करके 500 रुपये लाभ कमाता है। ये व्यवसायिक क्रिया नहीं है। व्यवसायिक क्रिया होता है एम बीमा कंपनी की क्रियाएं, एक प्रोविज़न स्टोर चलाना, एक होटल में खाना पकाना और बेचना। एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेच करके 500 रुपये का लाभ कमाता है, ये व्यवसायिक क्रिया नहीं है। व्यवसायिक क्रिया का मतलब होता है ऐसे क्रियाकलापों से जब लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेच करके 500 रुपये का लाभ कमाता है तो ये व्यवसायिक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य या फिर काम लाभ उद्देश्य के लिए क्रय विक्रय करना नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, क्या सही है इसमें से? डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, लेखांकन में हमेशा सत्य है ये। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, ऑप्शन सी। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किसी भी सौदे से दो पक्षों का प्रभाव पड़ता है। लेखांकन की भाषा में एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट कहलाता है। सौदों का इन डेबिट और क्रेडिट पर शासन प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सार्वभौमिक सत्य है कि लेखांकन में हमेशा डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, और बताइए कि इनमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। व्यापार के लिए 1 लाख रुपीस का फर्नीचर क्रय किया, अपने पुत्र की फीस 20,000 रुपये अपने व्यक्तिगत खाते से भुगतान की, कर्मचारी का वेतन 50,000 भुगतान किया, 75,000 रुपीस का माल क्रय किया। तो इसमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? आपका सही जवाब होगा, तुरंत से करेंगे आंसर आप, ऑप्शन बी, अपने पुत्र की फीस 20,000 प्रति रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान की। ये व्यापारिक सौदा नहीं है। जब एक व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई लेन देन या सौदा किया जाता है तो उसे व्यापारिक सौदा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यवसायी अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में 20,000 अपने पुत्र की फीस के लिए भुगतान करता है तो ये व्यापारिक सौदा नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध व्यापार से तो है ही नहीं, तो इसलिए वो व्यापारिक सौदा नहीं है। आप सभी ने आंसर किया होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट लागू होता है, किस पे लागू होता है, कौन से अकाउंट पे लागू होते हैं? आपका सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाते में, ऑप्शन सी। लेखांकन के जनरल का लेखा करने के संबंध में व्यक्तिगत खाते का मूल सिद्धांत ये होता है कि पाने वाला खाता डेबिट और देने वाला खाता क्रेडिट, यानी रिजर्व इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट होता है। जैसे कि राम ने श्याम को 1,000 रुपये दिया तो उसका कौन सा फॉर्मेट बनेगा? ये बनेगा, जनरल एंट्री होगी राम की पुस्तक में, श्याम डेबिट रिकॉर्ड होगा 1,000 टू कैश अकाउंट फिर निकलेगा, बीइंग श्याम रिसीव कैश 1,000। और जनरल अकाउंट अगर श्याम की पुस्तक में बनेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,000 टू राम, सो बीइंग राम गिव कैश टू श्याम ₹1,000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है? इसमें से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? ऊपर के एक्सप्लेनेशन से तो आप जान गए होंगे कि व्यापारिक सौदा किसको बोला जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लड़के की फीस का 5,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। ये इसका व्यापार से कोई संबंध ही नहीं है। बाकी फर्नीचर खरीदा, कर्मचारियों के वेतन में भुगतान किया, लड़के की फीस का 2,000 व्यापार में भुगतान किया, तो ये भी व्यापारिक सौदा होगा, लेकिन इसका व्यापार से कोई भी संबंध नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामान्यतः किसी लेन देन को व्यापारिक सौदे होने के लिए दो पक्ष के मध्य लाभ के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय या भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में यदि लड़के की फीस 5,000 रुपीज़ का अगर भुगतान व्यापारी द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में किया जाता है तो वो व्यापारिक सौदा नहीं होगा, जबकि शेष सारे जो ऑप्शंस थे वो व्यापारिक सौदे के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है? पूरा डेफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके होंगे। सही जवाब होगा, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ये होता है दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली का आशय है कि लेन देन के सौदे में प्रत्येक व्यापारी द्वारा लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। इसमें एक पक्ष के डेबिट और दूसरे पक्ष के क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं खरीदता है। एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं रखता है और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। क्या सूचना है? उसने 10,000 से 1 जून 2004 को 10,000 रुपये से ₹10,000 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। उसने गत 6 महीनों के दौरान
500 प्रति माह की दर से आहरण किया। वर्ष के दौरान 2000 की और पूंजी लगाई। 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल परिसंपत्तियां 23,700 थी। उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 के थे, उसके लेनदार उसी तिथि को, और अदत्त व्यय 500 रुपये था। तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? इसको सॉल्व करनी होगी। इसके लिए तो आपको शुद्ध लाभ निकालने के लिए लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसाय के पूंजी, दायित्व और लाभ का योग उसके कुल संपत्तियों के योग के बराबर होता है। तो 1 जून की जो उसकी पूंजी थी वो 10,000 रुपीज़ थी, और घटाया, आहरण किया 500 इंटू 6, तो माइनस कर देंगे 3000, जो कि 3000 उसने क्या किया, 3000 उसके लेनदार जो थे वो उसी तिथि को 3,000 के थे, तो 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 7,000 बचा। और जोड़, घटाया आहरण, जोड़ किया फिर से लगी पूंजी, फिर से कितनी पूंजी लगी, 2,000। ठीक है, तो 2,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 9,000 हो गया शेष कुल पूंजी। दायित्व क्या होता है, दायित्व बराबर होता है लेनदार प्लस अदत्त व्यय। लेनदार कितना है, 3,000 है लेनदार, 3,000 थे ना उसके लेनदार, जो उसी तिथि को 3,000 रुपये के थे, और अदत्त व्यय कितना है, 500 है, 500 ऊपर दिया हुआ था अदत्त व्यय, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3,500। कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी, कुल संपत्ति कितनी दी हुई थी, 23,700 दी हुई थी ना, ये 23,700। क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व करिए। कुल संपत्ति 23,700, तो लाभ निकालेंगे, क्योंकि क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। लाभ निकालेंगे, क्या होता है, कुल संपत्ति माइनस पूंजी प्लस दायित्व होता है। तो कुल संपत्ति 23,700 है, माइनस करेंगे पूंजी और दायित्व को। पूंजी कितना निकला, 9,000 निकला। दायित्व कितना है, 3,500 है, दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बचा, 11,200 रुपये। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11,200 रुपये। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को क्या करना। किसी लेन देन की खतौनी का मतलब है उस लेन देन को क्या करना, संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना। ऑप्शन डी। सामान्य तौर पर किसी लेन देन की खतौनी का मतलब उस लेन देन को संबंधित दो खातों में उचित पक्ष में लिखने से होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब प्रतिदिन के लेखों के आधार पर खाता बही में संबंधित खाते के विवरण को एक स्थान पर लिखा जाता है तो ये क्रिया जो होता है उसको खतौनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाया जाता है, बैंक ऋण पर ब्याज जो होता है इंटरेस्ट, वो कहाँ पे दिखाई जाती है, रोकड़ खाते में दिखाई जाती है। ऑप्शन डी, रोकड़ खाता। बैंक ऋण पर ब्याज को दोहरा खाता प्रणाली में रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, बैंक ऋण पर ब्याज का भुगतान किया तो जनरल एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट, सो बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक अकाउंट। ऑप्शन डी, रोकड़ खाते में। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पैसियोली निवासी कहाँ के थे। आप लोगों ने तुरंत आंसर किया होगा, इटली के थे। ऑप्शन बी, इटली। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक लुकास पेसियोल इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। इस प्रणाली के अंतर्गत सौदों के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है, जिसके एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। कई बार एक्सप्लेनेशन अगर आप एक तरीके के पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन तो एकदम दिमाग में आपके घुस जाएगा और गलत तो बिल्कुल होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित जो लेन देन होता है उसको लिखने की जो प्रणाली होती है उसको दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। ऑप्शन ए, द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर लेन देनों के लिखने की प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली यानी डुअल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी दोहरा लेखा प्रणाली लेखे की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत सौदे के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट, कमीशन अग्रिम प्राप्त
की प्रकृति कौन सी है, इसमें से कौन सा खाता होता है, कमीशन अग्रिम प्राप्त। सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन सी। कमीशन अग्रिम खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट की है। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत उन सभी खातों को शामिल किया जाता है जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था से संबंधित हो या उनके प्रतिनिधित्व करते हों। व्यक्तिगत खाते में जो खाता शामिल होते हैं वो ये सारे खाता हैं। अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए व्यक्तिगत खाते से तो आप आंसर कर पाएंगे अगर आप ये जान लेंगे। राम का खाता, श्री राम एंड सन्स का खाता, अदत्त वेतन खाता, अदत्त किराए खाता, पूर्वदत्त मजदूरी खाता, ये सारे व्यक्तिगत खाते में आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा, किसमें होगा, व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन। सही जवाब होगा सामान्य रोजनामचा में, ऑप्शन बी। व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय यानी क्रेडिट सेल्स या नगद विक्रय कैश सेल्स, इसका अभिलेखन सामान्य रोजनामचा जिसको इंग्लिश में जनरल प्रॉपर कहते हैं, इसमें किया जाता है। जबकि मॉल के उधार विक्रय का लेखा विक्रय पुस्तक, उधार क्रय का लेखा क्रय पुस्तक और नगद क्रय या फिर विक्रय का लेखा कैश बुक यानी रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से मद हैं किसमें डेबिट शेष होगा, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा, बैंक ऋण में, पेशगी प्राप्त आय में, संदिग्ध ऋणों के लिए संचित या पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। लेखा विधि में लेखा के दौरान सामान्यतः संपत्तियों का खाता और प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता का शेष डेबिट शेष होता है, डेबिट शेष आता है। ऐसी स्थिति में दिए गए ऑप्शन में से पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम खाता ऐसा खाता है जिसका शेष डेबिट होगा, ऑप्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है, क्या आशय है किसी व्यवसाय की संपत्ति से। सही जवाब होगा दायित्व प्लस पूंजी, संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। लेखांकन की दोहरी अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की संपत्तियां उसके पूंजी और दायित्व के योग के बराबर होती है, यानी संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व, या दायित्व बराबर हो जाएगा संपत्ति माइनस पूंजी, और पूंजी बराबर करने के लिए संपत्ति में से दायित्व को निकाल देंगे तो पूंजी बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, इनमें से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा, ख्याति को, ऑप्शन सी ख्याति। चालू संपत्तियों का आशय ऐसी संपत्तियों से होता है जिससे एक साल में कैश बुक रोकड़ या रोकड़ तुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। चालू संपत्तियों के अंतर्गत जो संपत्ति को शामिल किया जाता है वो है रोकड़, देनदार, स्टॉक, वाणिज्यिक प्रतिभूतियां और प्राप्य विपत्र। नेक्स्ट, द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है, किसका विवरण रखती है द्विप्रविष्टि प्रणाली। आपका सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाते का भी रखती है, वास्तविक खाते का भी रखती है, नॉमिनल अकाउंट का भी रखती है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो लेखे की ऐसी विधि होती है जिसमें सौदे के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। इसके अंतर्गत लेखा करते समय सौदों को मुख्यतः दो प्रकार के खातों में वर्गीकृत किया जाता है, पर्सनल अकाउंट में और इम्पर्सनल अकाउंट। अव्यक्तिक खातों की भी दो श्रेणी है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन, दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है, डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू, किसमें प्रयुक्त होती है, किसके लिए प्रयुक्त होती है। सही जवाब होगा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। दोहरा खाता प्रणाली सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि इसमें जनता या सरकार की पूंजी विनियोजित होती है। इस पूंजी का सदुपयोग हो रहा है या फिर नहीं ये पता लगाया जाना होता है। नेक्स्ट, एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय है, क्या आशय है, एसेट्स ऑफ अ बिजनेस मीन्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी, तो इसका कारण ये है कि संपत्ति क्रय करने के लिए संसाधन दो ही स्रोत से प्राप्त हो सकती है, या तो मालिक से या फिर लेनदार से। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन है असर्शन एंड रीजन। असर्शन है दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिस्थितियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। In double account system, the final accounts of a company fail to disclose the true condition of its assets। तो इसका रीज़न दे रहा है क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती है। Because the assets of the company are shown at their cost price even when they are completely worn out। तो बताइए कि कथन और कारण दोनों ही सही है, या सिर्फ कथन सही है, या सिर्फ कारण सही है। तो आपका सही जवाब होगा कि दोनों ही सही है। नाउ सेलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली को आरंभ हुआ था। लेखांकन का जो दोहरा लेखा प्रणाली वो आरंभ हुआ था कहाँ पे? द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेड इन। सही जवाब होगा इटली में, ऑप्शन सी। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में हुआ था जब वेनिस के एक गणितज्ञ पादरी लुकास पैसियोली ने 1494 में इसका प्रथम पुस्तक डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखा था। इसमें जनरल, खाता बही आदि का विभाजन और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? आंसर करिए। सही जवाब होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन, ये पर्सनल अकाउंट है। अदत्त वेतन खाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में आता है। व्यक्तिगत खातों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता और प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट, जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति इनमें से कौन सी है? द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न इज। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा लेखा पद्धति। जनउपयोगी संस्थानों में लेखांकन की सबसे उपयुक्त प्रणाली होती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ अ कंपनी टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज इज कॉल्ड। सही जवाब होगा नेटवर्थ, शुद्ध मूल्य, ऑप्शन डी। एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको शुद्ध मूल्य कहते हैं, यानी नेटवर्थ इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है किसके संबंध में? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू। आपका सही जवाब होगा डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ, देनदारों और लेनदारों दोनों के संबंध में अपनाया जा सकता है। लेनदार और देनदार दोनों के संबंधों में प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसके लिए आपको सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिया है कि बिके माल की लागत अंतिम रहतिया माइनस क्रय इक्वल टू प्रारंभिक रहतिया होता है। दूसरा है क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस बिके माल की लागत इक्वल टू अंतिम रहतिया परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया इक्वल टू बिके माल की लागत। और लास्ट ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेसेस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया प्लस बिके माल की लागत माइनस क्रय इक्वल टू प्रारंभिक रहतिया। इनमें से कौन सी सही नहीं है वो आपको बतानी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, बाकी सारे ही होते हैं, बाकी सारे ही सही है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1991 को स्टेशनरी का स्टॉक 300 रुपये, 31 दिसंबर 1991 को स्टेशनरी के लिए लेनदार 130 रुपये, 1991 में स्टेशनरी के लिए भुगतान 1080, 31 दिसंबर 1991 को स्टेशनरी का स्टॉक 50 रुपये। आय व्यय खाते में स्टेशनरी के लिए क्या राशि लिखी जाएगी? आय व्यय खाते में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 1991 रुपीज़ 300, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1991 रुपीज़ 130, पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 1991 रुपीज़ 1080, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 1991 रुपीज़ 50. So what amount on account of stationery will be posted to income and expenditure account? तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन भी देखना होगा। आय व्यय खाते में जो राशि है वो 1 जनवरी को स्टेशनरी का स्टॉक प्लस 1991 में स्टेशनरी के लिए भुगतान प्लस 31 दिसंबर को स्टेशनरी के लिए लेनदार माइनस करेंगे 31 दिसंबर को स्टेशनरी का स्टॉक से। तो सही क्या होगा? 1 जनवरी को स्टेशनरी का स्टॉक कितना है? 300, प्लस करेंगे 1991 में जो भुगतान हुआ है 1080, फिर 31 को स्टेशनरी के लिए लेनदार जो है कितना है? 130 दिया है, और माइनस करेंगे 31 को स्टेशनरी का जो स्टॉक वैल्यू दी हुई है यानी ₹50। इसको सॉल्व करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1460 रुपीज़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? सारे कथन को देखिए और बताइए कौन सा सही है। इसके लिए आपको सारे कथन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट है, बिल्स पेएबल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। देय विपत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है। बैंक लोन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऋण खाता एक नाममात्र खाता है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पूर्वदत्त वेतन खाता एक नाममात्र खाता है। एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो आपका सही जवाब होगा जो इसमें से करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। उपार्जित ब्याज खाता एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। देय विपत्र खाता वास्तविक खाता होता है। बैंक ऋण खाता व्यक्तिगत खाता होता है। पूर्वदत्त वेतन खाता प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज अ पर्सनल अकाउंट? आपका सही जवाब है ड्राइंग अकाउंट भी व्यक्तिगत खाता है। आहरण खाता है, आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता है। बैंक अकाउंट भी है। प्रीपेड रेंट अकाउंट भी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्यक्तिगत खाता व्यक्तिगत लिखा हुआ है, व्यक्तिगत नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार के होते हैं। आहरण खाता यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता ड्राइंग अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता बैंक अकाउंट, और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता पूर्वदत्त किराया अकाउंट। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो यूजफुल हो तो इसको लाइक भी किया करिए आप लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कवर करा रही हूँ और इतने सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगी, कम से कम आप लाइक तो कर दिया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सकल लाभ बराबर होता है, किसके बराबर होता है? सकल लाभ। आपका सही जवाब होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत, ये सकल लाभ बराबर होता है। सकल लाभ बराबर विक्रय माइनस विक्रय किए गए माल की लागत। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए आपकी सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? डबल एंट्री सिस्टम का। वॉज प्रोपाउंडेड बाई, योर राइट आंसर इज
लुकास पेसियोली ने। नेक्स्ट, अकाउंट्स डू नॉट रिकॉर्ड, खातों में दर्ज नहीं होता है। इनमें से क्या खातों में दर्ज नहीं होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या अकाउंट में दर्ज नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। लेखांकन व्यवसाय के लेखों और घटनाओं को जो वित्तीय प्रकृति के हों, प्रभावपूर्ण ढंग से मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकृत करने, विशिष्ट ढंग से सारांश बनाने और उनकी व्याख्या करने की कला है। खाता बनाते समय कर्मचारियों की संख्या खातों में दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि खातों में व्यापार के व्यवहारों को मौद्रिक रूप में दर्ज किया जाता है और कर्मचारी मौद्रिक रूप में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों में ना दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद कौन सा है इसमें से? द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज, योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट होता है क्या? ये छूट विक्रेता द्वारा माल बेचते समय अपने ग्राहकों को सूची मूल्य पर दी जाती है। इस छूट का मुख्य उद्देश्य होता है बिक्री की राशि को बढ़ाना। इस छूट की प्रविष्टि लेखों में नहीं किया जाता है। इसके अपोजिट नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश से 5000 रुपीज़ का नगद माल खरीदा। सुरेश से, इसकी पूंजी प्रविष्टि क्या होगी? परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश ₹5000, द जनरल एंट्री विल बी। तो आपका सही जवाब इसमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, ये फॉर्मेट होगा। परचेस अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड कितना 5000 है, टू कैश अकाउंट 5000 है। ऑप्शन सी। इसको हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, क्रय लेखा डेबिट 5000, रोकड़ लेखे से कितना 5000 से। अगला, यदि एक व्यक्ति 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये के माल और 1,00,000 रुपये की स्थायी संपत्ति के साथ व्यवसाय शुरू करता है तो उसकी पूंजी क्या होगी? इफ अ पर्सन स्टार्ट बिजनेस विथ ₹50,000 कैश, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड फिक्स एसेट्स worth ₹1 lakh, देन हिज कैपिटल वुड बी। क्वेश्चन आपने देख लिया है, पॉज करके इसको फिर से पढ़ सकते हैं। अब आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये है आपके पास ऑप्शन, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर करिए। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यापारी अपने व्यापार में जो कुछ भी निवेश करता है वो व्यापार की पूंजी होती है। तो व्यापार की पूंजी बराबर क्या होता है? कितना दिया था? 50,000 दी हुई थी, 50,000 प्लस 50,000, क्योंकि 50,000 व्यक्ति के द्वारा था और नगद कितना था? 50,000 रुपये के माल थे, तो दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा था? 50,000 रुपये के माल और 1,00,000 रुपये की स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति कितनी थी? 1,00,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 2,00,000 आएगा। सही जवाब होगा ₹2,00,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये 50 प्लस क्वेश्चन है, यानी ये 57 क्वेश्चन आपने इस सेशन में कवर किया है डबल एंट्री सिस्टम से। और ये सारे 57 क्वेश्चन जो हैं यही डबल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं और इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन को कवर किया गया है। तो मतलब समझ लीजिए कि 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं यहाँ पे और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए